दोस्तों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का जो पाठ है सामाजिक विज्ञान का संसाधन एवं विकास नामक पाठ से जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, वो सारे मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में लाभदायक होंगे ये सारे प्रश्न संसाधन और विकास वाले पाठ के। तो आप इनको अच्छी तरह से लिखकर याद कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से क्या आशय है। इस प्रकार से यदि प्रश्न बने तो आपको याद रखना है, संसाधन से आशय पर्यावरण में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक पदार्थ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह संसाधन कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सभी की आवश्यकताओं को पूरी करे, सभी की किसको पूरी करे, आवश्यकताओं को पूरी करे, ठीक है। तो संसाधन क्या होते हैं, जिनसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, ऐसे साधन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन तब बनते जब मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल तथा तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरित कर और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना देता है। तो सीधा सा अर्थ याद रखना आप तो कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से क्या आशय है। तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है, संसाधनों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब संसाधन के प्रकार की हम बात करेंगे तो देखिए, सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, इनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, इन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। इनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु और मछलियाँ मतलब मत्स्य आदि। इसके बाद में अजैव संसाधन, अजैव जो संसाधन है उनको भी आपको ध्यान रखना है। ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे विभिन्न धातु तथा चट्टानें। तो विभिन्न प्रकार की धातु और जो चट्टानें होती है, ये किस प्रकार के संसाधन है, तो यह है अजैव संसाधन, ये आपको गौर करना है। और उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैविक जो संसाधन है, जैविक संसाधन कौन से हैं, तो जिनमें जीवन होता है, जैसे मान लीजिए मनुष्य जैविक संसाधन है, वनस्पति भी जैविक संसाधन है, पशु जैविक संसाधन है, और मत्स्य भी जैविक संसाधन है। और अजैव संसाधन पूछे तो धातु और चट्टानें अजैव है, ठीक। इसके बाद में समाप्तता के आधार पर, मतलब ऐसे समाप्त जो हो जाते हैं ना, उनके आधार पर जो समाप्त प्राय होते हैं, उन्हें भी संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। जैसे नवीकरणीय योग्य संसाधन, मतलब कि जिनको एक बार उपयोग करके और पुनः, ठीक है, पुनः उन्हें उपयोग किया जा सके, उनको नवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। जैसे वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये क्या है, ये आपके नवीकरणीय संसाधन है, ये आपको याद रखना है। अब एक और संसाधन होता है अनवीकरणीय संसाधन, जिनको हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद में पुनः उन्हें उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। देखिए, संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। अनवीकरणीय संसाधनों का जैसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में आपको याद रखना है खनिज और जीवाश्म ईंधन। नवीकरणीय में आपको याद रखना है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर, देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये स्वामित्व के आधार पर है। व्यक्तिगत संसाधन फर्स्ट में आप याद रखेंगे, सेकेंड में आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और थर्ड में आप याद रखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। इस प्रकार से देखिए, व्यक्तिगत संसाधन में ये संसाधन निजी व्यक्तियों के अधिकार में होते हैं, जैसे मकान, बाग, भूखंड, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ठीक। संसाधनों का पर समुदाय विशेष का अधिकार होता है, जैसे तालाब, पार्क, सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान, चारण भूमि आदि। ये सभी कैसे हैं, ये सामुदायिक हैं। एक तो व्यक्तिगत हो गए, एक सामुदायिक हो गए। राष्ट्रीय संसाधन मतलब पूरे देश के, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं,
देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी हम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, महासागरीय क्षेत्र, ठीक है, समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक, ठीक है, ये सभी संसाधन जो है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आपको ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है उसमें 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग न किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो देखिए, एक बात तो यह है कि जो हवा से ऊर्जा प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा, वो सीमित नहीं है, असीमित है, ठीक है, अनलिमिटेड है, ये आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो भी असीमित है। जल से प्राप्त ऊर्जा, जल जो है, जल से प्राप्त ऊर्जा है वो भी असीमित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल हमारा इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें याद रखना खनिज तेल, ये जो संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, लेकिन इसका जो भंडार है वो सीमित है और बाकी जितने भी हैं इनके असीमित है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, अजैव संसाधन का उदाहरण है अजैव संसाधन। तो इसमें याद रखना कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो अजैव संसाधन है उसमें क्या आता है, विभिन्न प्रकार के जो धातुएं हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की धातुएं अजैव में आ जाती है। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है कौन सा? तो याद रखना सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हम बना सकते हैं, सदियों तक उससे ऊर्जा बना सकते हैं। अब इसके बाद में संसाधनों का विकास किस प्रकार से होता है? तो ये आप याद रखना, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी संसाधन आवश्यक है। और अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से कोई 2 समस्याएं लिखिए। पहली समस्या है, उत्तर में लिखना है, संसाधनों का अति दोहन से संसाधनों की कमी आ जाती है। संसाधनों का अंधाधुंध अगर उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा? कमी आ जाएगी, ठीक। उसके बाद में अगली बात आपको याद रखनी है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से पर्यावरण संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन पर परत का क्षरण, वायु प्रदूषण तथा भूमि का निम्नीकरण जैसी समस्याएं निर्मित हो गई है। तो ये संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, इसलिए क्या उत्पन्न हो गई है? ये समस्याएं उत्पन्न हो गई है, ठीक है, समस्याएं उत्पन्न हो गई है। मनुष्य को संसाधनों का उपयोग अपने विवेक के आधार पर करना चाहिए, बिना सोचे समझे उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, सतत पोषणीय विकास का अर्थ बताइए। तो आपको बताना है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, यही सतत पोषणीय विकास है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम कोई से भी संसाधन को उपयोग कर रहे हैं तो उसका अधिक से अधिक उपयोग नहीं करें, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हमें संसाधनों को बचाना है, और इस प्रकार से संसाधनों को बचाना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ये ध्यान देना है आपको। देखिए, नेक्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में, 1992 में। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें संसाधनों के संरक्षण हेतु बात की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु बात की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे आप, पर्यावरणीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, और ये प्रथम इंटरनेशनल पृथ्वी सम्मेलन था, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके जो उद्देश्य वो क्या है, ये भी आपको देख लेना है। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, एजेंडा 21 क्या है? याद रखना, एजेंडा 21 क्या है? तो ये इसमें
इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ठीक है, इसके बाद में विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय नुकसान और गरीबी और रोगों से निपटना है, एजेंडा 21। इसके बाद में संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा रहे इसलिए ज़रूरी है। देखो, अगर प्रश्न आपके इस प्रकार से बना कि जो संसाधनों का संरक्षण है वो क्यों किया जाना चाहिए, तो आप उत्तर लिखेंगे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें इसलिए संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। दूसरा आप लिखेंगे समाप्त होने वाले संसाधनों के लिए नए विकल्पों का पता लगाया जाए। इसके बाद में संसाधनों को नियोजित तरीके से उपयोग किया जाए और इसके बाद में विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। ये संसाधनों का संरक्षण है, तभी जाके संसाधनों को बचाया जा सकेगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। अभी हमने बात की थी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन है वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1992 में 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है, तो याद रखना पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना ना करे, ये सतत पोषणीय विकास है। और इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको भी आपको ध्यान देना है, देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए, मतलब कि संसाधनों को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। संरक्षण के क्या उपाय हैं, तो पहला तो है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहे और दूसरा है विकास के अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। अब आता है भू संसाधन। ठीक है, भू संसाधन के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। याद रखना धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, इन्हें हम भू संसाधन कहते हैं। अब भारत के भूभाग पर जो भू संसाधन है उनका वितरण किस प्रकार है, तो वितरण में आपको बताना है 43% भू क्षेत्र मैदान का है, 30% भाग पर पर्वत है और उसके बाद में 27% भाग पर पठारी क्षेत्र है। ये भारत की बात यहाँ पर की जा रही है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर प्रश्न आया कि भारत में संसाधन का वितरण बताइए, तो आप इस प्रकार से बताएंगे भू संसाधन का वितरण 43% तो मैदान है, 30% पर्वत है और 27% पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद में भारत में भूमि उपयोग प्रारूप बताइए, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, IMP करके आप लोग इन्हें याद रखेंगे। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। सिंचित है दोस्तों ये, ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। याद रखना पंजाब और हरियाणा में 80% जो क्षेत्र है उस पर क्या होती है, उस पर खेती होती है, अर्थात कृषि होती है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में 10% से भी कम बोया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में मिजोरम, मणिपुर, इसमें 10% से भी कम खेती होती है। और इसके बाद में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना वांछित है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे इस बात को। और इसके बाद में लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा नेक्स्ट वाला कि भूमि निम्नीकरण के कारण बताइए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना चाहिए। अब देखिए भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण के कारण है वनों का विनाश, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा है अति पशुचारण, ये भी भूमि निम्नीकरण है। और अत्यधिक खनन कार्य, इसको भी हम भूमि निम्नीकरण के कारण मानेंगे। अब भूमि निम्नीकरण क्या है ये समझ लो। इसमें भूमि का अपरदन शामिल है। भूमि का अपरदन, भूमि का अपरदन या फिर हम कह सकते हैं मृदा का कटाव
या विनाश, ये क्या है, भूमि निम्नीकरण है। ठीक है, और भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या है, एक तो वनों का विनाश है, एक अति पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा पशु चराए जा रहे हैं, जैसे गाय बैल भैंस बकरी, ठीक है, आदि। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पशु चराए जाएंगे ना तो क्या होगा, पशु वनस्पतियों को खा जाएंगे। तो भूमि निम्नीकरण में ये एक प्रकार से मतलब भूमि निम्नीकरण ही होगा। इसके बाद में अत्यधिक खनन कार्य, अगर ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई की जाएगी, क्या की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई की जाएगी, संसाधन निकाले जाएंगे, तो इससे भी क्या होगा, भूमि निम्नीकरण होगी, मृदा अपरदन हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।